अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। कहानी का 7वां हिस्सा। वो आ गई। दरवाजे पर उभरने वाली आहट जीनत ने भी सुन ली थी और बेख्तियार उसके मुंह से सरगोशी उभरी थी। कौन आ गई? शगुफ्ता ने हौले से पूछा। अभी उसने इतना ही कहा था कि अचानक कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा वाह हुआ और एक सांवली सी उधेड़ उम्र औरत अंदर दाखिल हुई। वो जीनत की तरफ देखकर बोली, जल्द निकलो, रास्ता साफ है। आओ शगुफ्ता, जल्दी करो। जीनत ने हैरान परेशान सी शगुफ्ता से कहा। फिर वो दोनों उस औरत के साथ बाहर नीम तारीख कॉरिडोर में आ गई। अब वो दोनों सांवली औरत के साथ तेज तेज कदम चलती हुई पागल खाने की इमारत से बाहर आ गई। बाहर तारीकी थी, सामने एक जैली सड़क थी। गेट से बाहर आकर वो उधेड़ उम्र औरत जीनत से बोली, अब मेरा काम ख़त्म, मगर अपना वादा याद रखना, मैं परसों तुम्हारे यहाँ आऊँगी। हाँ हाँ बहन, मैं अपना वादा पूरा करूँगी, तुम परसों मेरे यहाँ आ जाना। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगी और ये तुम्हारा एहसान भी कभी नहीं भूलूंगी। जीनत ने उसे ममनूयत भरे लहजे में कहा। फिर जीनत ने शगुफ्ता का हाथ थामा और उसे लिए तेज तेज कदमों के साथ आगे तारीकी में चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों तेज तेज कदमों से चलती हुई मेन शाहराह पर आ गई, मगर सड़क दूर तक वीरान थी। कोई इक्का दुक्का ट्रक या प्राइवेट कार जन्नाटे से गुजर जाती और अतराफ का सकूत लम्हे भर को थर्रा उठता। बहन, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? शगुफ्ता ने पूछा। वो कदरे मुतवहिश सी नजर आ रही थी। जीनत ने जवाबन कहा, अपने घर। लेकिन वहां तो तुम्हारी सौतेली औलाद दोबारा तुम्हें पागल खाने। शगुफ्ता ने दानिस्ता अपना जुमला अधूरा छोड़ा, मगर जीनत जहरखंद मुस्कुराहट से बोली, अब वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं उनकी घिनौनी साजिश से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी हूँ। शगुफ्ता चुप रही। वो दोनों सड़क किनारे चली जा रही थी। रात अपने निस्फ पहर में दाखिल हो चुकी थी। शगुफ्ता ने परेशान होकर हाँफती हुई आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? क्या हम पैदल पहुंच पाएंगे? घर तो मेरा दूर है, लेकिन रेलवे स्टेशन करीब है, वहां से जरूर हमें कोई टैक्सी मिल जाएगी। क्या तुम थक गई हो? जीनत ने पूछा। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, शगुफ्ता ने हौले से मुस्कुराकर कहा। लेकिन उसे बार बार यह ख्याल परेशान कर रहा था कि जीनत की सौतेली औलाद उसे दोबारा पागल खाने वालों के हवाले करने की कोशिश कर सकती है। चुनाचे उसने तजवीज़ देते हुए कहा, मेरा ख्याल है आप जल्दबाजी से काम ले रही हैं। अगर आप अपने घर जाने की बजाय मेरे साथ चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी बात पर जीनत ने चलते चलते उसकी तरफ देखा और रुक गई। फिर चंद सानिये सोचते हुए बोली, बात तो तुम्हारी ठीक लगती है। दरअसल मुझे सुबह एक वकील से मुलाकात करना थी। मेरा ख्याल है कि अपने घर जाने से यही बेहतर रहेगा कि पहले तुम्हारे यहाँ चला जाए, फिर उसके बाद सुबह होते ही मैं अपने वकील से रब्ता करके उससे मशवरा करूँगी। ये फैसला करने के बाद वो दोनों रेलवे स्टेशन के करीब पहुँच गई। शायद कोई ट्रेन आने वाली थी। बाहर अहाते में चंद टैक्सियाँ नजर आई थी। जीनत ने एक टैक्सी वाले से किराया तय किया और फिर दोनों अकबी सीट पर बराजमान हो गई। टैक्सी आगे बढ़ गई। शगुफ्ता ने अपने मोहल्ले का पता बताया था। निफ्स घंटे के बाद टैक्सी उसके मोहल्ले में दाखिल हुई और शगुफ्ता के बताए हुए इशारे पर ड्राइवर ने टैक्सी अंधेरी कोठी के सामने रोक दी। जीनत के पास कुछ रकम थी, उसने किराया अदा करके उसे फारिग किया। शगुफ्ता अपने घर आकर बहुत खुश थी। उसने धड़कते दिल के साथ कॉल बेल पर उंगली रख दी। दूसरी बार कॉल बेल बजाने पर दरवाज़ा जिसने खोला था उसे देखकर शगुफ्ता खुशी के मारे खिल उठी। वो नासिर था, उसका शौहर, जो उसे दिलो जान से चाहता था। शगुफ्ता को असल खुशी इस बात की थी कि नासिर ने अपने वादे का पास किया था और उसके नाबीना भाई साजिद को तन्हा नहीं छोड़ा था। शगुफ्ता, तुम इस वक्त? आओ आओ, वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोला। फिर जीनत की तरफ देखकर पूछा, ये खातून कौन है? अंदर तो आने दो, पहले बताई देती हूँ, शगुफ्ता ने कहा। नासिर ने फौरन उन्हें रास्ता दिया। शगुफ्ता जीनत को लिए अंदर दाखिल हो गई, जबकि जरा देर बाद नासिर भी गेट बंद करके अंदर कमरे में आ गया, जहां शगुफ्ता और जीनत एक सोफे पर बराजमान हो गई थी। क्या साजिद सो रहा है? शगुफ्ता ने नासिर से अपने भाई के बारे में पूछा। नासिर ने इस बात में सर हिला दिया। फिर एक निगाह जीनत पर डालने के बाद शगुफ्ता से कदरे परेशानी से बोला, शगुफ्ता, तुम्हें अचानक यहाँ पाकर खुशी भी हो रही है और हैरत भी। तुम ठीक तो हो ना? वो कमबख्त थानेदार बता रहा था कि तुम्हें पागल खाने भेज दिया गया है। हाँ, शुक्र करो कि मैं इनकी मदद से फरार होकर यहाँ तक आन पहुंची हूँ, शगुफ्ता ने एक गहरी सांस लेकर कहा और फिर नासिर को सारी बात बता दी। जीनत के बारे में भी उसे तफसीलन आगाह कर दिया। नासिर ने बगौर शगुफ्ता की बातें सुनी, फिर जीनत की तरफ देखकर ममनून लहजे में बोला,
آپ نے واقعی ہم پر احسان کیا ہے بہن جی۔ اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ ناصر کی بات سن کر زینت نے اسے کہا، ناصر بھائی، خطرہ ابھی سر سے ٹلا نہیں ہے۔ میں اور شگفتہ دونوں ہی تقریباً ایک ہی قسم کی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ ہم دونوں کو ہی سوچی سمجھی اور گہری منصوبہ بندی کے بعد زبردستی پاگل خانے داخل کرا دیا گیا تھا، لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اپنے ایک بچپن کی گہری سہیلی کے ہاں جاؤں گی۔ وہ بہت اچھی وکیل ہیں، مجھے امید ہے وہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ ناصر نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے شگفتہ کو اب کسی وکیل کی ضرورت نہیں، میں اپنے ماموں کو سمجھا دوں گا۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول ہوگی، زینت نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ شگفتہ نے مجھے تفصیلاً اپنے پراسرار حالات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے ہاتھوں نہ صرف تمہیں نقصان پہنچا تھا بلکہ اور بھی بہت سے لوگ نقصان کی زد میں آئے ہیں، جس میں ان کی والدہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں۔ حالانکہ میرا معاملہ اتنا زیادہ حساس نوعیت کا نہیں ہے، مگر شگفتہ کے خلاف جرم ثابت ہو چکا ہے اور یقیناً تھانے میں اس کا ریکارڈ بھی ماں گواہوں کے موجود ہوگا۔ در حقیقت مجھے اپنے سے زیادہ شگفتہ کی ہی فکر ہے۔ ہمیں ضرور وکیل سے ملنا ہوگا۔ اس کی بات سن کر شگفتہ نے ناصر سے کہا، ناصر، زینت بہن ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہمیں اپنے دفاع کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ شگفتہ کے اصرار پر ناصر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن یہ لوگ صبح بیدار ہو گئے۔ ساجد اپنی بہن کو پا کر بہت خوش ہوا۔ زینت نے بھی ساجد سے ملاقات کی۔ وہ ساجد سے 5 سال بڑی تھی۔ اسے ساجد کی حالت زار پر بہت افسوس ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ ابھی اس بیچارے کی عمر ہی کیا ہے، جوانی میں ہی بیچارہ نابینا ہو گیا تھا۔ بہرطور ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر یہ لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور یہ فیصلہ کیا کہ شگفتہ اور زینت تو وکیل صاحبہ کی طرف روانہ ہو جائیں گی، جبکہ ناصر اور ساجد ٹالی والے بابا سے جا کر ملاقات کریں گے، کیونکہ انہیں بھی تازہ صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری تھا۔ چونکہ یہ چاروں لوگ بیک وقت عجیب و غریب حالات کا شکار تھے، اس لیے ان مختلف حالات پر قابو پانے کے لیے یہ لازمی تھا کہ بیک وقت الگ الگ سمتوں پر عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا شگفتہ اور زینت کو ایک ٹیکسی میں روانہ کرنے کے بعد ناصر اور ساجد بھی ٹالی والے بابا سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ دونوں ٹالی والے بابا کے پاس پہنچے اور جب انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انہیں تیمور کی اندھوناک موت پر بہت رنج ہوا۔ پھر وہ چند ثانیے کی پرسوچ خاموشی کے بعد دھیمے لہجے میں بولے، شاید تم لوگوں کو ابھی تک حالات کی نزاکت اور خطرناکی کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ تم دونوں کو تیمور صاحب کی موت کے فوراً بعد ہی مجھ سے ملنا چاہیے تھا۔ خیر، جو ہوا مجھے اس کا رنج ہے۔ تیمور نے شاید اپنی بیٹی شگفتہ کو میری بار بار نصیحت کرنے کے باوجود یہ اہم بات نہیں بتائی تھی کہ جب بھی اس بدرو کا سامنا ہو تو وہ خود پر قابو رکھے، کیونکہ ابھی اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی گل کھلا سکے۔ پھر میں نے ایک تعویذ بھی دیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے کیا مجال کہ وہ بدرو تم لوگوں کا کچھ بگاڑ سکے۔ وہ تعویذ اب کہاں ہے؟ بابا نے پوچھا۔ ساجد نے پریشان ہو کر کہا، بابا، اس کا تو ہمیں علم نہیں۔ دراصل ہم چند دنوں سے پے در پہ کچھ ایسے پریشان کن حالات کا شکار رہے ہیں کہ ہمیں اس طرف دھیان ہی نہیں رہا۔ اس کی بات سن کر ٹالی والے بابا نے کہا، تم لوگوں کی انہی بدحواسیوں اور پریشانیوں سے وہ بدرو ہر بار فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی رہتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ تم سب کو اس قدر پریشان اور حواس باختہ رکھے کہ تم اس کی ہلاکت کا کوئی سامان نہ کر پاؤ۔ مگر بابا، اب ہمارے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اب تو میرے ابو بھی اس دنیا میں نہیں رہے، خود میں بھی نابینا ہو گیا ہوں۔ شگفتہ بہن کو الگ پولیس والے تنگ کرتے رہتے ہیں، اس بیچاری کو تو انہوں نے پاگل خانے پہنچا کر ہی چھوڑا۔ وہ تو بھلا ہو اس نیک عورت کا جس نے میری بہن کو کسی نہ کسی طرح پاگل خانے سے فرار کروا دیا۔ مگر وہ پریشانی اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ وہ دونوں اب کسی وکیل سے مشورہ کرنے کے لیے گئی ہوئی ہیں۔ آپ ان کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اللہ انہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب کرے گا۔ بابا نے جلالی لہجے میں کہا، لیکن تمہیں اس گمبھیر مسئلے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اس بدرو کی تاریخ اور اس کا ماضی اس قدر قدیم ہے کہ مجھے روزانہ اس کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے بڑی جاں فشانی کے ساتھ چلہ کشی کرنا پڑتی ہے۔ راتوں کو جاگ جاگ کر وظائف پڑھتا ہوں، لیکن اتنی عرق ریزی اور محنت کے باوجود ہمارے لیے بھی دلی ہنوز دورست والی بات ثابت ہوئی ہے، یعنی ہمیں بھی محض مرحلہ وار اور بہت تھوڑی جانکاری مل پائی ہے، جس سے تم لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ بدرو کس قدر پراسرار ہے۔ لیکن ہمیں اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں اس خبیث روح کو نیست و نابود کرنے کی ضرور توفیق اور طاقت عطا کرے گا، جو کمزور اور بے گناہ انسانوں کے لیے وبال جان بنی ہوئی ہے۔ مگر ہمارے لیے بھی پریشانی کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہمارا علم کامل تو ہے، مگر اس کی رفتار بہت سست ہے۔ اس سے خدشہ ہے کہ جب تک ہم
पूरी तरह आगाही हासिल कर सकें तो उस बदरू को कोई गुल खिलाने का मौका मिलता रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग होशमंदी और बहादुरी का मुजाहिरा करो तो कम से कम इतना ज़रूर मुमकिन हो सकता है कि वो अपने अज़ाइम में नाकाम रहे, और इधर तब तक हम उसकी पूरी तरह असलियत जान सकें। टाली वाले बाबा ने इतनी सिराहत करने के बाद ज़रा खामोश हुए। नासिर ने पहली बार लबकुशाई करते हुए कहा, बाबा, तैमूर साहब तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, आप अब हमारी रहनुमाई करें। हम आपकी हिदायत और नसीहतों पर हर्फ ब हर्फ अमल करने की कोशिश करेंगे। आपने अब तक अपनी तवील रियाजतों से कुछ ना कुछ तो उस बदरू की हकीकत मालूम करने की कोशिश की होगी, आखिर वो किस तरह नाबूद होगी। टाली वाले बाबा बोले, इंशाल्लाह ऐसा जल्द होगा। आमीन। साजिद और नासिर ने ज़ेरे लब दुआइया कहा। फिर अचानक नासिर को कुछ याद आया और उसने दोबारा पूछा, बाबा, आपने तैमूर साहब को अंधेरी कोठी में रिहाइश इख्तियार करने का मशवरा भी दिया था, इसकी कोई ख़ास वजह थी? हाँ, ये बहुत ज़रूरी था, बाबा ने कदरे गूंजदार आवाज़ में कहा। मैंने तो उनसे ये भी कहा था कि ऊपरी मंजिल भी खाली नहीं रहनी चाहिए, उस कोठी को पूरी तरह आबाद रहना चाहिए, उसे वीरान नहीं करना है, वहाँ ज़िंदगी की गहमा गहमी और चहल पहल होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर साजिद ने कहा, लेकिन बाबा, उस शैतानी रूह ने तो वहाँ भी हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रख दी थी, हत्ता कि अब्बू को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसमें शगुफ्ता का ही कसूर था, बाबा ने फौरन कहा। हालांकि मैंने अच्छी तरह यह बात समझाई थी कि जब भी वो बदरू अपने खबीस और डरावने रूप में जाहिर हो तो वह खुद पर काबू पाने की कोशिश करे। खौफ जब उरूज पर पहुंच जाता है तो वो जुनून की सूरत इख्तियार कर लेता है और इंसान को हिस्टीरियाई दौरे पड़ते हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं। ठीक है बाबा, हमसे गलती हो गई, अब हम इस बात का आइंदा ख्याल रखेंगे। आप हमें ये बताएं कि अब हमें क्या करना चाहिए? नासिर ने पूछा। बाबा एक गहरी सांस लेकर बोले, उस अंधेरी कोठी को आबाद करने का अहम मकसद यह है कि वहाँ उस बदरू का नापाक मुर्दा वजूद दफन है, और हमारी कोशिश ये है कि उस बदरू को वापस उसके मदफन तक जाने पर मजबूर किया जाए। उस कोठी को आबाद करने का एक अहम मकसद हमारा ये भी है कि उसका मदफन महफूज रहे जब तक हम उस बदरू को वापस उसके मदफन तक महसूर न कर दें। वो इतना बताकर खामोश हो गए। साजिद ने कदरे बेचैनी से पूछा, बाबा, उसके बाद क्या फिर हमेशा के लिए हमारी उस बदरू से जान छूट जाएगी? हाँ, मगर एक हद तक, बाबा ने कहा। फिर खुद ही बताने लगे, फिलहाल इतना भी हो जाए तो समझो निस्फ से ज़्यादा कामयाबी हासिल हो जाएगी हमें। उसके बाद हमें एक और कठिन अमल करना पड़ेगा ताकि वो हमेशा के लिए आलम बरज़ख में चली जाए। बाबा, आखिर ये सब किस तरह मुमकिन होगा? नासिर ने पूछा। बाबा बताने लगे, सरेदस्त हमें इतना ही इशारा मिला है कि हमें सबसे पहले उस बहादुर और नेक इंसान की रूह से राब्ता करना होगा जिसने उस शैतान को हलाक किया था। वो यकीनन उस बदरू के माजी से वाकिफ होगा। इसके अलावा उसके पास यकीनन ऐसी ताकत होगी जिसकी बिना पर उसने एक ताकतवर शैतान को मौत के घाट उतारा था। मैंने बहुत कोशिश की कि उस नेक रूह से राब्ता मुमकिन हो सके, मगर अफसोस कि हमें अब तक नाकामी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इतना मालूम हुआ है कि भेरा नामी एक गांव है जहां वो नेक और बहादुर हस्ती पैदा हुई, और वहीं उसकी कब्र भी है। उस नेक और बहादुर इंसान का नाम भी हमें मालूम हो चुका है। बहादुर ज़मान शाह नाम था उसका। उस शैतान का खात्मा करने के बाद वो बेचारा अपनी ज़िंदगी भी हार बैठा था, इसलिए लोगों ने उसे शहीद नेक शाह के खिताब से नवाजा। अगरचे इस खौफनाक और खूनरेज वाक़ये को कई सौ बरस बीत चुके हैं, और बेशतर लोग इस वाक़ये को ही नहीं बल्कि शहीद नेक शाह को भी धीरे धीरे फरामोश करने लगे हैं। यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि शहीद नेक शाह और उसके माजी से मुतालिक जानने वाले कि अब भी उस गांव में मौजूद होंगे। हो सकता है सीना ब सीना यह खौफनाक दास्तान चली आ रही हो और कोई वाकिफ़ हाल हो। बहरहाल बाबा ने चंद लम्हे तवक्कुफ किया, फिर असल बात की तरफ आते हुए दोबारा बोले, भेरा नामी वो गांव शाहपुर के जनूब में वाक़ है। चूँकि बहादुर ज़मान शाह का ताल्लुक तैमूर साहब के ख़ानदान से था, इसलिए अब तैमूर साहब की औलाद ही उस बदरू का खात्मा कर सकती है, और वो बदरू भी इसलिए शहीद नेक शाह के सारे ख़ानदान से इंतकाम ले रही है। यह सिलसिला ना जाने कितनी नस्लों तक चलेगा। यही सबब था कि उस बदरू ने अपने दुश्मन शहीद नेक शाह की नस्ल और ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अब तक 9 ख़ानदानों को अपने इंतकाम की भेंट चढ़ा दिया है, और तैमूर के ख़ानदान का 10वां नंबर है, और बदकिस्मती से वो इस ख़ानदान को भी अपने अज़ली इंतकाम का निशाना बना चुकी है। इसलिए अब उस शैतान की बदरू का ख़ात्मा भी सिर्फ इस ख़ानदान का कोई बहादुर फ़र्द कर सकता है। लिहाजा अब साजिद ये शगुफ्ता को भेरा नामी गाँव जाकर
उस शहीद नेक शाह की कब्र तलाश करके उसे वहां हाजिरात का अमल करना होगा। अब उसकी नेक रूह ही उस बदरू के खात्मे के बारे में हमें आगाह कर सकती है। बस अब यही एक आखिरी सूरत है। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। टाली वाले बाबा इतना कहकर खामोश हो गए। साजिद ने यकदम पूछा, बाबा मगर ये हाजिरात का अमल हमें बताएगा कौन? जवाबन बाबा ने कहा, इसमें किसी खास मुश्किल अमल की जरूरत नहीं, सिर्फ बावजू होकर शहीद नेक शाह की कब्र के पास बैठ जाना और 3 बार अपने उस नेक मकसद के बारे में कदरे बुलंद आवाज से उनका नाम लेकर उन्हें आगाह करना। आगे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, मगर याद रखना ये काम तुम या तुम्हारी बहन शगुफ्ता ही कर सकती है। अब जाओ और जितनी जल्द मुमकिन हो सके ये काम कर डालो। इतना कहकर टाली वाले बाबा दोबारा आंखें मूंदे इबादत इलाही में मसरूफ हो गए। साजिद और नासिर वहां से वापस आ गए। जीनत शगुफ्ता के साथ अपनी जिस दोस्त वकील के पास पहुंची थी उसका नाम एडवोकेट खालिदा तौफीक था। वो 35-40 साल एक दबंग खातून नजर आती थी। उसे वकालत की प्रैक्टिस करते हुए अगरचे 7-8 बरस ही हुए थे, लेकिन उसके क्रेडिट में खासे पेचीदा और मुश्किल केसों की कामयाबियां थीं। उसने अब तक बेदाग पेशा वराना जिंदगी गुजारी थी। उसका शौहर तौफीक अहमद एक ईमानदार और फर्द शनास पुलिस इंस्पेक्टर था। बहरतौर वो अपनी पुरानी और बचपन की सहेली जीनत को देखकर बहुत खुश हुई। जीनत ने उसे अपने और शगुफ्ता के गंभीर मसले के बारे में तफसील से आगाह कर दिया और शगुफ्ता के कहने पर उसने शगुफ्ता से मुतालिक पुरस्रार हालात को हज़फ कर दिया था। सारी तफसील बगौर सुनने के बाद एडवोकेट खालिदा ने मुस्कुराकर जीनत से कहा, अरे भाई, मैं तो समझी थी कि कोई पेचीदा और मुश्किल केस होगा। ये तो सीधा सा आम सा केस है। भाई तुम्हारे लिए तो सादा और आसान केस होगा, मगर हमारे लिए तो दर्द सर है। अब इसका हल भी बता दो। जीनत ने भी दोस्ताना बेतकल्लुफी से कहा। वो बोली, मैं अभी किसी अच्छे से मेडिकल स्पेशलिस्ट से और एक साइकाइट्रिस्ट से तुम दोनों के मेडिकल सर्टिफिकेट का बंदोबस्त किए देती हूँ। किस्सा ख़त्म। उसकी बात सुनकर जीनत और शगुफ्ता को ज़रा ढारस हुई और वो मुतमईन नज़र आने लगी। लेकिन फिर एडवोकेट खालिदा ने पुरसोच लहजे में जीनत से कहा, शगुफ्ता का मामला तो ज़्यादा गंभीर नहीं है क्योंकि उसका शौहर उसका पूरा पूरा साथ दे रहा है। लेकिन जीनत, तुम्हारे लिए ये सूरत हाल ख़तरनाक भी हो सकती है कि तुम अपने शौहर की वफ़ात के बाद अपनी सौतेली औलाद के दरमियान रहो और बकौल तुम्हारे वो सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन चुके हैं। इन हालात में तुम्हें वहाँ उनके साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर जीनत भी कुछ सोचने पर मजबूर हो गई। फिर बोली, तुम ही बताओ, फिर मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? नकद हिस्सा तो मेरे अकाउंट में जमा हो चुका है, जबकि कोठी में भी मेरा हिस्सा है। मैं उससे दस्तबरदार होने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने मरहूम शौहर का पूरा कारोबार संभाले हुए हूं। वो करोड़ों का कारोबार है। मेरे शौहर ने उसे दिन रात एक करके तरक्की की मंजिल तक पहुंचाया है। चूंकि मैंने MBA कर रखा था और थोड़ी बहुत सूझबूझ रखती थी, इसलिए मेरे शौहर ने मुझे कारोबार में लगा दिया और मुझे ओहदा भी दे दिया ताकि मैं बाकायदा तरीके से काम कर सकूं। यह भी हकीकत है कि उन्होंने इससे पहले अपने 2 बेटों मुश्ताक और अजहर को कारोबारी सूझबूझ समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो एक नंबर के हड हराम निकले। उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी न ली, जिसका उन्हें आखिरी वक्त तक दुख था। अगरचे मुश्ताक और अजहर बाप के साथ दफ्तर जाया करते थे, मगर अमानुल्लाह को जल्द ही उनकी नाअहली और अदम दिलचस्पी का एहसास हो गया था। उन्होंने खुद मुझसे इंतहाई मायूसी के आलम में कहा था कि उनके दोनों बेटे बिल्कुल निकम्मे हैं। वो उसके मरने के बाद कारोबार को मजीद तरक्की देना तो कुजा, उसकी मौजूदा साख को भी बरकरार रखने की अहलियत नहीं रखते थे। अलबत्ता वो मुझसे बिल्कुल मुतमईन थे। अब तुम बताओ खालिदा कि मैं कारोबार कैसे अलग कर सकती हूँ? इतना बताकर वो खामोश हो गई। एडवोकेट खालिदा ने चंद सानिये पुरसोच खामोशी के बाद पूछा, तुम्हारे शौहर अमानुल्लाह का किस तरह इंतकाल हुआ था? वो दिल के मरीज थे, उन्हें एक रोज़ हार्ट अटैक हुआ था। ये दूसरा अटैक था जिससे वो जानबर न हो सके थे, जीनत ने मगमूम लहजे में बताया। ओह वेरी सैड। एडवोकेट खालिदा ने कलमा तासुफ अदा किया, फिर बोली, अब तुम एक काम कर सकती हो। रुपए पैसे की तो तुम्हें कमी नहीं है, तुम कारोबार संभालती रहो, अपनी रिहाइश फौरन अलग कर लो, यही एक बेहतर तरीका है। हाँ, तुम्हारी ये बात ठीक लगती है। वो कुछ कहते कहते रुकी। एडवोकेट खालिदा उसकी अधूरी बात का मतलब समझते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम फिक्र मत करो जीनत अमान, अगर तुम्हें तुम्हारी सौतेली औलाद तंग करने की कोशिश करे तो मुझे बता देना। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे ऑफिस के टेलीफोन नंबर के अलावा मेरे ज़ाती मोबाइल का नंबर भी है। ये कहते हुए एडवोकेट खालिदा ने एक विजिटिंग कार्ड उसे थमा दिया। थोड़ी देर बाद उसने अपने असर और रसूख के जरिए फौरी तौर पर अपने रिमार्क्स के साथ शगुफ्ता और जीनत अमान को अलग अलग मेडिकल सर्टिफिकेट का बंदोबस्त भी कर दिया था।
علاوہ ازیں سے پہلے محض خانہ پوری کے لیے ان دونوں سے ایک وکالت نامے پر دستخط بھی لے لیے تھے۔ خالدہ، تم نے آج تو دوستی کا حق ادا کر دیا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ زینت نے بڑے ممنون لہجے میں اسے کہا۔ وہ مسکرا کر بولی، شکریہ کی کوئی بات نہیں، دوستی کے ناطے کم از کم اتنا تو میرا فرض بنتا تھا۔ اچھا اپنی فیس بتا۔ ابھی تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کیونکہ میں تو پاگل خانے سے فرار ہو کر سیدھی تمہارے پاس آئی ہوں۔ رہنے دو ابھی فیس، پہلے تم اپنی الگ رہائش کا انتظام کرو اور کاروبار سنبھالو۔ اور ہاں، تمہیں اب محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے شوہر توفیق احمد سے کہلوا دوں گی تاکہ پولیس تم دونوں کو دوبارہ تنگ نہ کرے۔ اس کے بعد شگفتہ اور زینت واپس اندھیری کوٹھی لوٹ آئے۔ وہاں ساجد اور ناصر ان سے ذرا پہلے ہی ٹالی والے بابا سے مل کر لوٹ آئے تھے۔ ان چاروں نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی کارگزاریوں سے آگاہ کر دیا۔ ساجد نے کہا، اب ٹالی والے بابا کی ہدایت کے مطابق ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ اوپری منزل کو آباد کرنا ہوگا۔ لیکن اس آسیبی کوٹھی میں کون فیملی رہنے کو تیار ہوگی؟ بالفرض محال۔ دور پر ہے کہ کوئی فیملی رضامند بھی ہو گئی تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بدرو اپنے شیطانی روپ میں آ کر انہیں بھی ستائے گی اور کرایہ داروں کو بھی بھاگنے پر مجبور کر دے گی، جس طرح اس سے پہلے ہوتا آیا ہے۔ شگفتہ نے کہا۔ زینت امان بولی، لو یہ کون سا مسئلہ ہے، میں جو ہوں۔ ویسے بھی میرے لیے یہاں رہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میں نے شگفتہ کو اب اپنی بہن بنا لیا ہے، اور پھر تم لوگ بھی میرے حالات سے واقف ہو۔ میں اوپری منزل میں رہ لیتی ہوں، لیکن صرف اس شرط پر کہ میں اس کا باقاعدہ کرایہ ادا کروں گی۔ ساجد زینت کو دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کے کانوں کو زینت کی مترنم آواز بہت بھلی لگی تھی۔ اسے زینت کے دکھ کا بخوبی علم تھا۔ ادھر شگفتہ نے زینت سے کچھ کہنا چاہا تو ناصر بول پڑا، چلو اب یہ مسئلہ بھی زینت بہن کی وجہ سے حل ہوا۔ ہمیں اب اصل مسئلے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں ٹالی والے بابا کی ہدایت کے مطابق فوراً بہرا نامی گاؤں کی طرف نکلنا ہوگا۔ ناصر بھائی، یہ کام ہم دونوں انجام دیں گے، ساجد نے فوراً کہا۔ شگفتہ اس سے بولی، بھائی تم ادھر ہی رہنا، میں اور ناصر اس مہم پر نکلیں گے۔ ناصر نے کہا، اب تم دونوں بہن بھائی آپس میں مشورہ کر لو کہ میرے ساتھ کون جائے گا، کیونکہ تم دونوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ساجد ناصر کے ساتھ جاتا ہے تو زینت اور شگفتہ گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، اور پھر زینت کو بھی اپنے دفتر جانا ہوگا، اور پھر یقیناً اس کی واپسی شام گئے ہوتی۔ اگر ساجد رہتا تو بھی یہ مسئلہ تھا کہ وہ بیچارہ نابینا تھا۔ اگرچہ وہ کہیں باہر تو آ جا نہیں سکتا تھا، لیکن گھر کے اندر خود کو سنبھال سکتا تھا۔ مگر اس بدرو کا دھڑکا لگا رہتا، اور پھر زینت اور ساجد کی کوٹھی میں تنہا موجودگی کو بھی محلے والے اچھی نگاہ سے نہ دیکھتے۔ چنانچہ چند روز مزید اس پر سوچ بچار میں لگ گئے۔ اس دوران زینت نے دفتر آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ ایڈوکیٹ خالدہ اور اس کے پولیس انسپکٹر شوہر توفیق احمد کی وجہ سے پولیس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا تھا۔ زینت ایک روز ایڈوکیٹ خالدہ اور اس کے پولیس انسپکٹر شوہر توفیق کے ہمراہ اپنی کوٹھی جا کر اپنا سارا ضروری سامان سمیٹ کر اندھیری کوٹھی میں شفٹ ہو چکی تھی۔ زینت اب ان میں گھل مل گئی تھی۔ یہاں وہ خود کو بھی ایک فیملی ممبر تصور کرنے لگی تھی۔ ادھر ناصر نے بھی ناراضگی کے باوجود اپنے ماموں شفقت کو تنہا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ان کی اب بھی دکان سنبھالتا تھا اور رات کو گھر آتا تھا۔ زینت شام 6 بجے تک گھر پہنچ جاتی۔ رات کا کھانا یہ لوگ سب اکٹھے ہی کھایا کرتے تھے۔ نصف گھنٹے بعد چائے اور باتوں کا دور چلتا۔ گفتگو کا محور بہرا نامی گاؤں کی طرف روانگی ہی ہوتا۔ زینت کو بدرو سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ سچی بات یہ تھی کہ اسے آج تک یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کوئی بدرو ان کے خاندان کے خون کی پیاسی ہو رہی تھی۔ مگر زینت ساجد کی وجہ سے بیٹھی رہتی تھی اور شامل گفتگو رہتی تھی۔ اسے یہ بانکا سجیلا نوجوان اچھا لگتا تھا۔ یہی دلی کیفیت ساجد کی بھی ہو رہی تھی۔ اس روز رات کو حسب معمول زینت اوپری منزل میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو ٹھٹک گئی۔ کمرے کی بتی روشن تھی اور دروازہ بھی تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ دن میں دروازہ کھلا اور لائٹ جلتی چھوڑ گئی ہو، لہٰذا وہ کمرے میں داخل ہوئی، شب خوابی کا لباس پہنا اور بیڈ پر دراز ہونے سے پہلے اس نے لائٹ آف کرنے کے لیے سوئچ بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ لائٹ کا سوئچ آف تھا مگر بتی جل رہی تھی۔ کمال ہے، بٹن تو آف ہے مگر لائٹ کیسے جل رہی ہے؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ شاید سوئچ خراب ہوگا، یہ سوچ کر اس نے بٹن آن کر کے دیکھا تو لائٹ آف ہو گئی۔ وہ خود ہی ہنس دی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ زینت پشت کے بل بیڈ پر لیٹی تھی اور دونوں ہاتھ سینے پر تھے، مگر اسے جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ تھکاوٹ اور نیند بھی محسوس کر رہی تھی،
मगर अब तो जैसे नींद उसकी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। उसे जाने क्यों बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अचानक उसे एक हल्का सा झटका लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने बेड को जोर से हिलाया हो। यह झटका इस कदर वाज़ेह था कि जीनत इसे अपने वहम पर भी महमूल नहीं कर सकती थी। वो घबराकर उठ बैठी। अचानक दोबारा झटका लगा और फिर तो जैसे बेड यूं मुसलसल हिलने लगा जैसे जलजला आ गया हो। जीनत भी यही समझी थी, लेकिन फिर उसने देखा कि जलजले में तो दीवारें और आसपास पड़ी दीगर अशिया भी थिरकने लगती हैं। तब उसे ताज्जुब हुआ और फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपने बेड को धीरे धीरे फिजा में उठते देखा। अब तो जीनत को जैसे सकता हो गया था और उसकी समातों में बदरू वाली कहानी गूंजने लगी थी। खौफ के बाइस वो थर थर कांपने लगी। वो पसीने से शराबुर हो गई और सरासीमा निगाहों से दाएं बाएं देखने लगी, मगर उसे कोई नजर न आया। मारे दहशत के उससे चीखा भी नहीं जा रहा था कि कम से कम बेड पर से छलांग ही लगा देती। बेड को जैसे किसी गैर मरई कुव्वत ने फिजा में मुअल्लक कर रखा था और फिर अचानक जैसे उसे छोड़ दिया गया। एक धमाके से भारी भरकम बेड दोबारा जमीन पर आ गिरा। इस बार जीनत के हलक से गैर इरादी सी चीख खारिज हो गई। वो तेजी से बेड पर से उछलकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वो बुरी तरह खौफजदा और उससे ज्यादा बदहवास हो रही थी। फिर उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने उसे एक सर से पांव तक सफेद लट्ठे के कफन में लिपटा शख्स खड़ा नजर आया। मगर वो कोई शख्स ना था, वो तो कोई भयानक चेहरा था। उसी भयानक और शैतानी मखलूक का चेहरा। बगैर पपोटों वाली बड़े बड़े अबरू वाली डेलों की सुर्ख अंगार आंखें, नाक की जगह 2 सुराख होंठ कटे हुए और 2 बड़े बड़े दांत झांक रहे थे। 2 शाखा जुबान भी सांप की तरह लपलपा रही थी। जीनत का जैसे दिल धड़कना भूल गया। वो दम्बाखुद खड़ी फटी फटी दहशतजदा नजरों से उस कफनपोश भयानक इंसान को तके जा रही थी। उसी वक्त उस भयानक कफनपोश मखलूक ने गुर्राकर जीनत से कहा, अपनी जिंदगी चाहती हो तो यहां से चली जाओ, वरना जान से चली जाओगी। इसके साथ ही वो भयानक चेहरे वाली मखलूक गायब हो गई। मगर अब जीनत अपने आप में कहाँ थी। उसका दिमाग माफ होने लगा और फिर दूसरे ही लम्हे वो गश खाकर वहीं ढेर हो गई। जाने कितनी देर बाद जब उसकी दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को हनूज अपने कमरे के दरवाजे की चौखट पर ही बेसुध पड़े पाया। चंद सानिये तो उसे कुछ याद ही ना आया कि उसके साथ हुआ क्या था। मगर फिर जब वो उठकर खड़ी हुई और बेड पर आकर बैठी तो उसे चक्कर सा आने लगा। उसने बेड साइड टेबल पर धरे पानी से भरे जग को गिलास में उलटकर चंद घूंट पानी पिया तो उसे रफ्ता रफ्ता याद आने लगा। और एक बार फिर उसके दिलो दिमाग पर खौफ का गलबा तारी होने लगा। उसकी आंखों के सामने उस भयानक कफनपोश का मकरू चेहरा गर्दिश करने लगा। उफ खुदाया, किस कदर खौफनाक और डरावना चेहरा था। वो सरासीमा अंदाज में ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। उस वक्त सपीदा शहर नमूदार होने लगा था, मगर अभी भी बाहर अंधेरा सा फैला हुआ था और हर सू खामोशी का राज था। वो हैरत से सोचने लगी कि इस सारी हड़बोंग में अभी तक कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जा न हुआ था। जीनत फितरतन होशियार और हाजिर दिमाग औरत थी। वो दलेर भी थी। अगरचे इस खौफनाक सूरत हाल पर वो दहशतज़दा जरूर हो गई थी, मगर अब वो किसी अजीब और गहरी इसरार भरी सोच में गर्क हो चुकी थी। उसे चूंकि शगुफ्ता की जुबानी और उन लोगों के साथ चंद दिन रहते हुए इन पुरस्रार हालात और वाक़यात के बारे में इल्म हो चुका था, लेकिन सच्ची बात यह थी कि उसे यकीन न आया था। मगर अब उसने अपनी आंखों से उस बदरू को देखा था जिसने उसे धमकाया भी था। हकीकत यह थी कि जीनत का अब अपनी सौतेली औलाद से दिल खट्टा हो चुका था, जिन्होंने उसके हुस्न सलूक का बदला यह दिया था कि उसे पागल खाने तक पहुंचा दिया था, जो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हुआ था। जीनत अब उन्हें इस घिनौनी साजिश का मजा चखाना चाहती थी। इसके अलावा उसने कहने को तो एडुकेट खालिदा से कहा था कि उसे कोठी की भी परवाह नहीं, मगर दर हकीकत वो कोठी से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी। वो जानती थी कि अगर उसने अपनी सौतेली औलाद को मुंह तोड़ जवाब न दिया, उनका मुकाबला न किया, तो वो एक दिन उसे भी कारोबार से अलग कर देंगे। चुनाचे अब जीनत के शातिर दिलो दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पकने लगी थी। वो जैसे जैसे इस पर गौर करती जा रही थी, वैसे वैसे उसके अंदर एक जबरदस्त तहरीक पैदा होने लगी थी। और फिर अगले ही लम्हे उसके लबों पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट खेल गई, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी नतीजे पर पहुंच चुकी हो। यूं अंदर ही अंदर पल के पल तैयार होने वाली मनसूबाबंदी की मुतवक्का कामयाबी के एहसास तले बेख्तियार उसके लबों से बुड़बुड़ाहट उभरी। ओह, मुझे तो इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, भरपूर फ़ायदा, क्योंकि वो बदरू बहरहाल मेरी दुश्मन नहीं है और ना हो सकती है, क्योंकि मैं तैमूर के ख़ानदान या शहीद नेक शाह के ख़ानदान से बहरहाल कोई ताल्लुक़ नहीं रखती हूँ। ये सोचकर उसकी आंखों में यकायक एक पुरस्रार चमक उभरी थी।
जीनत नहा धोकर नीचे आई। नाश्ते की मेज पर सब मौजूद थे। जीनत ने दानिशदार रात वाले खौफनाक वाकये का किसी से जिक्र न किया था। नाश्ते के दौरान ही ये प्रोग्राम तय पा गया कि भेरा नामी गांव वाली मुहिम को अब हतमी शक्ल देनी चाहिए। जीनत भी यही चाहती थी, चुनाचे उसने भी इस बात पर ज्यादा जोर दिया कि नासिर और साजिद को फौरन भेरा गांव की तरफ निकल जाना चाहिए। रही बात शगुफ्ता के तन्हा शाम तक घर रहने की, तो इस सिलसिले में उसने यही तजवीज़ पेश की कि उसे हर रोज़ अपने हमरा दफ्तर ले जाया करेगी। चुनाचे ये मसला हल होते ही अगले दिन अलल सुबह नासिर और साजिद गांव के लिए निकल गए। वो दोनों एक ट्रेन के जरिए रात 8 बजे शाहपुर पहुंचे। यहाँ से भेरा जाने के लिए उन्हें एक दूसरी गाड़ी पकड़नी थी जो रेल कार थी। ये रेल कार शाहपुर रात 12 बजे पहुंचती थी। चूंकि लोकल ट्रेन थी इसलिए पूरे 3 घंटे लगाती थी। साजिद और नासिर ने जब शाहपुर के स्टेशन पर उतरकर ये मालूमात हासिल की तो उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। यानी पूरे 4 घंटे उन्होंने रेल की आमद का इंतज़ार करना था। सर्दी भी कड़ाके की पड़ रही थी। अगरचे दोनों ने मौसम की मुनासिबत से गर्म कपड़े पहन रखे थे, मगर इसके बावजूद ठिठुरा देने वाली सर्दी ने उनकी रगों में दौड़ते हुए खून को बर्फाब बना दिया था। वेटिंग रूम पर भी न जाने क्यों ताला पड़ा हुआ था। ये एक छोटा सा स्टेशन था। नासिर भाई, 4 घंटे का इंतज़ार तो खासा तवील हो जाएगा, क्यों ना कोई लारी या मुसाफिर वैगन देखी जाए, साजिद ने सर्दी से ठिठुरते हुए कहा। नासिर बोला, मेरे जहन में भी ये बात थी, मगर हम आधी रात के बाद भेरा गांव पहुंचकर करेंगे क्या? वहां हमारा कोई जानने वाला तो नहीं, न बंदा मिलेगा न बंदे की जात कि किसी से पूछ पाछ कर सराय का ही मालूम कर ले। यहाँ कम से कम प्लेटफार्म पर तो मौजूद है ना। गाड़ी आएगी तो सुबह से पहले पहुंचकर थोड़ा बहुत वक्त वहीं स्टेशन पर काट लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मगर वेटिंग रूम तो खुलवाने की कोशिश कर लेनी चाहिए हमें, साजिद ने परेशान कुन बेजारी से कहा। नासिर बोला, हाँ आओ ये कोशिश करके देखते हैं। वो दोनों स्टेशन मास्टर के पास पहुंचे, मगर वो अपने क्वार्टर में था। गाड़ी आने के वक्त पर ही वो आता था। तब नासिर ने अमले के किसी फर्द की मुट्ठी गर्म करके वेटिंग रूम खुलवाया। वेटिंग रूम ज़्यादा कुशादा न था, बहरहाल गनीमत था। मुख्तसर सा फर्नीचर बेतरतीब पड़ा था। एक आतिशदान भी मौजूद था जो सर्द था। नासिर और साजिद वहाँ मौजूद कुर्सियों पर बराजमान हो गए। फ़कत एक ट्यूबलाइट रोशन थी। मच्छरों की भरमार थी, मगर यहाँ बहरहाल सर्दी का जोर कम था। वो दोनों रेल कार के मुंतजिर थे। कुर्सियाँ आरामदेह थी। वो दोनों थके हुए भी थे। पुश्त से सर टिकाकर बैठे तो उनकी आंख लग गई। काफ़ी देर गुजर गई कि गाड़ी आने का वक्त हो गया कि अचानक कमरे की लाइट ऑफ हो गई और हर तरफ गहरी तारीकी छा गई। ऐसे में वेटिंग रूम का दरवाज़ा हल्की सी चरचराहट से खुला और एक भयानक चेहरे वाली बदरू सफ़ेद लट्ठे के कफन में मलबूस अंदर दाखिल हुई। वो अपनी बगैर पपोटों वाली आंखों से नासिर और साजिद को बारी बारी घूरने लगी। फिर साजिद के करीब आकर उसने कटे हुए होंठों से उसके नोकीले दांत करी अंगेज झलक दिखाने लगे। वो मुस्कुरा रही थी। फिर उसने साजिद के कान में सरगोशी की। लबो लहजा नासिर का ही था। साजिद, साजिद उठो, ट्रेन आने वाली है। साजिद हड़बड़ाकर जाग गया। फिर आंखें मलता हुआ बाहर निकला। वो यही समझ रहा था कि नासिर उसके हमरा चल रहा है, मगर हकीकत ये थी कि वो बदरू उसके साथ साथ चलती हुई प्लेटफार्म तक आ गई। नासिर अभी तक वेटिंग रूम में गहरी नींद सो रहा था। गाड़ी वाकई पहुंचने वाली थी। साजिद ये देखने से कासिर था कि उसके हमरा नासिर था या गैर मरई बदरू। प्लेटफार्म पर चंद मुसाफिरों की वजह से बदरू ने खुद को गायब कर रखा था, मगर वो बदस्तूर साजिद के कान में नासिर की आवाज़ में सरगोशी करती हुई उसे प्लेटफार्म के बाहर रेलवे ट्रैक की तरफ लिए जा रही थी। सामने रेल कार का इंजन अपनी आहिनी चिमनी से धुआं छोड़ता चला आ रहा था। बदरू साजिद को नासिर की आवाज़ में पुकारती रेलवे लाइन के करीब आकर खड़ी हो गई। फिर जैसे ही छुक छुक करती रेल करीब आने लगी, बदरू ने नासिर की आवाज़ में साजिद को आगे बढ़ने का कहा। अब वो नाबीना साजिद को पटरी के दरमियान लेकर चल रही थी। साजिद ने भी अगरचे रेल का शोर सुन लिया था, मगर वो यही समझ रहा था कि रेल दूर है, क्योंकि वो नाबीना था। रेलगाड़ी अभी प्लेटफार्म में दाखिल नहीं हुई थी, ताहम उसकी रफ्तार खासी थी। और फिर साजिद और रेलगाड़ी का फासला भी महज चंद फुट रह गया था। नाबीना साजिद अपनी मौत से बेखबर चला जा रहा था। रेल कार का इंजन करीब आता जा रहा था। इंजन ड्राइवर अब जोर जोर से विसल भी दे रहा था, मगर साजिद यही समझ रहा था कि वो नासिर के साथ अलग रास्ते पर चला जा रहा है। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। कहानी का बकिया हिस्सा अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा।